नमस्कार। आज हम सम्राट अशोक महान पर थोड़ी बात करेंगे। मौर्य वंश के बहुत ही दिलचस्प शासक रहे हैं वो। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ नोट्स हैं। बिल्कुल। और इनमें उनके जीवन और शासनकाल में जो एक बड़ा मोड़ आया उसका जिक्र है। तो चलिए जरा देखते हैं इनको। हाँ जरूर। इन स्रोतों में अशोक के शुरुआती जीवन से लेकर उनके विशाल साम्राज्य का जिक्र है। राजधानी पाटलिपुत्र थी और शासनकाल मतलब लगभग 268 से 232 ईसा पूर्व। उनके पिता बिंदुसार का भी नाम आता है इनमें। हाँ वो तो है। लेकिन जो बात इन दस्तावेजों में सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है कलिंग युद्ध। लगता है ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अशोक के जीवन और शायद उनके पूरे शासन को बदलने वाली घटना थी। इन स्रोतों में उस युद्ध की भयावहता क्या काफी जिक्र है ना? निश्चित रूप से। ये साफ तौर पर बताते हैं कि कलिंग में जो विनाश हुआ, जो खून खराबा हुआ, उसने अशोक को अंदर तक हिला दिया। गहरा सदमा पहुंचा। यहाँ तक कहा गया है कि उन्होंने युद्ध जीतने का रास्ता वो हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये सिर्फ कोई व्यक्तिगत पछतावा नहीं था। अच्छा। हाँ, यहीं से उनके शासन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसे ये स्रोत धम्म विजय की शुरुआत कहते हैं। मतलब धर्म के रास्ते पर विजय। और इसी मोड़ पर फिर बौद्ध धर्म और धम्म की बात आती है। स्रोत कहते हैं कि इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, पर ज्यादा जोर धम्म के प्रचार पर दिया। ये धम्म क्या था असल में? क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म ही था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, अशोक का धम्म बौद्ध धर्म से प्रेरित जरूर था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो सिर्फ बौद्ध सिद्धांतों का प्रचार नहीं था, जैसा इन नोट्स में लगता है। अच्छा। इसे एक तरह की नैतिक और सामाजिक आचार संहिता की तरह पेश किया गया है, जैसे बड़ों का आदर करना, हिंसा ना करना, अहिंसा, हाँ। सभी धर्मों संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता, और तो और दासों और नौकरों के साथ भी अच्छा व्यवहार। ये सारी बातें। मतलब ये सिर्फ निजी आस्था या पूजा पाठ की बात नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे उन्होंने अपनी राजकीय नीति का हिस्सा बनाया और ये बातें उन्होंने अपने शिलालेखों और स्तंभ लेखों के जरिए पूरे साम्राज्य में फैलाई। अच्छा, तो ये बात सिर्फ भारत तक ही नहीं रुकी। इन कागजात में तो लगता है कि इसका प्रसार बाहर भी हुआ। श्रीलंका, मध्य एशिया। हाँ, बिल्कुल। श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे दूर के इलाकों तक। कुछ स्रोत तो ये भी इशारा करते हैं कि शायद मिस्र और ग्रीस तक भी दूत भेजे गए थे। ओह। धम्म के संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने खास अधिकारी भी नियुक्त किए थे, जिन्हें धम्म महामत्त कहा जाता था, ऐसा इन स्रोतों में लिखा है। और वो जो सारनाथ का मशहूर सिंह स्तंभ है, जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, हाँ, अशोक स्तंभ, वो भी अशोक के इसी दौर की देन है। उनके धम्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है उसे। एक और बात जो इन स्रोतों में ध्यान खींचती है वो है सर्वजनिताय सर्वजन सुखाय का सिद्धांत। हाँ, सभी का हित, सभी का सुख। इसे अशोक के शासन का आधार बताया गया है। उस जमाने के हिसाब से सोचे तो ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। बहुत ज्यादा। उस युग में जहां ज्यादातर राजा बस अपनी ताकत बढ़ाने और साम्राज्य फैलाने में लगे रहते थे। सही कहा। वहीं अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक और उनके भौतिक कल्याण को प्राथमिकता दी। ये स्रोत बताते हैं कि उन्होंने सड़कें बनवाई, आराम के लिए सराय बनवाई। अच्छा। मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए अस्पताल खुलवाए। ये सब उनके धम्म शासन के, आप कह सकते हैं, व्यावहारिक पहलू थे। शायद अशोक इतिहास में पहले ऐसे शासक माने जा सकते हैं जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर लोक कल्याण को राजधर्म का केंद्र बनाया हो। तो अगर हम इन सभी दस्तावेजों और जानकारी को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर बनती है? एक सम्राट जो युद्ध की क्रूरता देखकर पूरी तरह बदल गया। बिल्कुल। जिसे तलवार छोड़कर नैतिकता और शांति का रास्ता अपनाया और अपने शासन को सबके कल्याण जैसे एक उस समय के लिए अभूतपूर्व विचार पर आधारित किया। उनके शिलालेख आज भी इस सोच के गवाह हैं। सही कहा, बिल्कुल यही तस्वीर उभरती है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी मन में आता है इन सब स्रोतों को पढ़ने के बाद। क्या? कि जब कोई शासक चाहे कितने ही नेक इरादे से हो, शासन व्यवस्था को किसी एक खास नैतिक या धार्मिक संहिता से, जैसे यहाँ धम्म है, उससे इतनी गहराई से जोड़ देता है, तो क्या उसके कुछ अनपेक्षित या शायद कहें कि चुनौतीपूर्ण पहलू भी हो सकते हैं? भविष्य के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? मतलब शासन और धर्म या नैतिकता का इतना गहरा जुड़ाव, ये सोचने वाली बात है।